नमस्कार। आज हम एक बहुत ही निजी, एक पर्सनल दस्तावेज के पन्नों में झांक रहे हैं। हाँ, ये किसी कॉलेज छात्र की डायरी लगती है। बिल्कुल। और इसमें जिक्र है उत्तर भारत की एक यादगार कॉलेज यात्रा का। अच्छा। हाँ, और मुख्य पड़ाव था आगरा का ताजमहल। ये अनुभव है लेखक का, उनके दोस्तों का और उनके टीचर्स का भी। दिलचस्प। ये अंश जो हैं ये विनोद कुमार की द नॉर्थ इंडियन टूर डायरी से लिए गए हैं। तारीख है 18 फरवरी 2015। ओके, 2015 की बात है। हाँ जी। इसमें इंजीनियरिंग के छात्र हैं, नाम भी दिए हैं, अंकुर, वीर, अतुल, नरेश, अनुज और लेखक खुद, और साथ में उनके शिक्षक साहू सर और श्रवण भोला सर। अच्छा, टीचर्स भी साथ थे। हाँ, और डायरी की भाषा ना बहुत सीधी, बहुत सच्ची सी लगती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? असल में हम इस डायरी में जो महसूस किया गया है, जो लिखा गया है, उन अनुभवों को, उन भावनाओं को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सही। वो शुरू का जोश, फिर सफर में जो मुश्किलें आईं, वृंदावन, मथुरा की गलियों की बातें, हाँ। और सबसे खास वो ताजमहल देखने का सपना जो आखिरकार पूरा हुआ। बिल्कुल, ताजमहल। तो चलिए इस यात्रा वृत्तांत में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है जबरदस्त उत्साह के साथ। जबरदस्त। डायरी बताती है कि 17 फरवरी की रात सारे दोस्त लेखक के पीजी में जमा हो गए। अच्छा, पेइंग गेस्ट वाले कमरे में? हाँ, और आगरा जाने की इतनी खुशी थी कि रात कटी नहीं, ताश खेलते रहे। अरे वाह। सुबह की 3 बज गए खेलते खेलते। जी। और अगली सुबह की तैयारी वो तो और मजेदार है। लेखक ने लिखा है, आगरा जाने की खुशी में हमने स्नान भी नहीं किया, वैसे ही हाथ मुंह धोकर और सिर भिगोकर तैयार हो गए। ये हुई ना बात। ये पंक्तियां पढ़ते ही वो कॉलेज वाले दिन याद आ जाते हैं ना। बिल्कुल। ये सिर्फ जोश नहीं है, ये वो बेफिक्री है, दोस्तों का साथ, वो ऊर्जा है, रात भर जागना, सुबह नहाने की भी फिक्र नहीं, मतलब मंजिल से ज्यादा सफर का रोमांच। हाँ, और वो साथ होना। वही तो, ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये यादें बन रही थी। सही कहा। तो सुबह सुबह पीजी से निकले, शहीद उधम सिंह चौक पहुंचे सब, लेकिन यहाँ पहली छोटी सी रुकावट, बस 1.5 घंटा लेट। ओहो, 1.5 घंटा? हाँ, खैर इंतजार किया और सुबह 6:23 पर आखिरकार यात्रा शुरू हुई। चलो, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, और रास्ते में कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 से श्रवण भोला सर भी टीम में शामिल हो गए। अच्छा, दूसरे टीचर भी आ गए? जी। अब बस चली पानीपत सोनीपत होते हुए दिल्ली की तरफ। सोनीपत में रुके खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर। पेट पूजा जरूरी है। पर लगता है ये पेट पूजा जेब पर थोड़ी भारी पड़ गई। अच्छा। हाँ, लेखक ने दाम भी नोट किए हैं। हमने वहाँ 40-40 रुपए में एक मिक्स पराठा और 10-10 रुपए में एक कप चाय पिया। 40 का पराठा और 10 की चाय? 2015 के हिसाब से। हाँ, छात्रों के लिए तो शायद थोड़ा ज्यादा ही था ये। मुझे भी यही लगा। और देखिए, छोटी सी बात, मतलब दाम का जिक्र करना डायरी में, ये कितना दिलचस्प है। हाँ। छात्र जीवन में बजट तो देखते ही हैं सब, पर इसका लिखा जाना दिखाता है कि ये बात उनके लिए मायने रखती थी। शायद उम्मीद से ज्यादा लगा हो, या शायद बस एक फैक्ट नोट किया। हाँ, हो सकता है। या उस वक्त की सच्चाई का एक हिस्सा। यात्राओं में ऐसे छोटे छोटे खर्चे अक्सर याद रह जाते हैं ना। हाँ। कहानी बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली पार किया और अगला पड़ाव आया पलवल। सब उतरे, चाय पानी हुआ, थोड़ा आराम किया। लेकिन जब वापस चलने लगे तो बस स्टार्ट ही नहीं हो रही। अरे, ये क्या हुआ? ड्राइवर ने बताया कुछ खराबी आ गई है। अब सोचिए, बीच रास्ते में बस खराब। ये तो गड़बड़ हो गई। यहीं पर मतलब सीन में एंट्री होती है साहू सर की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एचओडी थे वो। अच्छा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हाँ, तो उन्होंने फॉरन मोर्चा संभाला। लेखक बताते हैं कि साहू सर ने रेस्टोरेंट से मैकेनिक का नंबर लिया, फोन किया, मैकेनिक आया, उसने बस ठीक की और गाड़ी फिर चल पड़ी। वाह, ये हुई ना बात। मतलब एचओडी साहब ने अपना मैकेनिकल वाला ज्ञान लगा दिया। शायद फोन करके ही काम चल गया। हाँ, लेकिन ये घटना ना यात्रा का एक अहम मोड़ है। ऐसी अनएक्सपेक्टेड परेशानियां तो आती हैं इस सफर में। सही कहा। जरूरी ये है कि ग्रुप ने उसे हैंडल कैसे किया। यहाँ साहू सर का तजुर्बा, उनकी वो फुर्ती काम आई। ये दिखाता है कि कैसे कोई लीडर या सीनियर मुश्किल में हौसला बढ़ाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बिल्कुल, एक तरह से टीम वर्क भी हो गया। हाँ, ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग का अच्छा उदाहरण है ये। तो बस की परेशानी सुलझी, सफर फिर शुरू हुआ और अगला डेस्टिनेशन वृंदावन। अच्छा, वृंदावन, आस्था का शहर। हाँ जी। वहां पहुंचकर एक मंदिर में रुकने का इंतजाम हुआ।
135 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से कमरा मिला। ठीक है। सबने सामान रखा और फिर पूरी टोली, दोस्त और सर लोग प्रेम मंदिर घूमने निकल पड़े। प्रेम मंदिर तो काफी भव्य है। हाँ, शाम को खाने के लिए एक ढाबा मिला और ये जेब के लिए काफी अच्छा रहा। सिर्फ 25-25 रुपए में सस्ता और बढ़िया खाना। वाह, ये हुई ना बजट वाली बात। हाँ, रात को कमरे में फिर महफिल जमी। अतुल, नरेश, अनुज, अंकुर और लेखक, पांचों दोस्त फिर से ताश खेलने बैठ गए देर रात तक। कॉलेज ट्रिप का असली मजा। बिल्कुल। अगली सुबह फ्रेश होकर निकले निधि वन के लिए। निधि वन, हाँ, वो रहस्यमयी जगह और वहाँ के बंदर। हाँ, लेखक ने बंदरों का जिक्र खास तौर पर किया है। उन्हें वो कुछ ज्यादा ही शरारती लगे। अच्छा। वो लिखते हैं, उनकी मस्ती ऐसी थी कि वो लोगों की आंखों पर लगे हुए चश्मे पर झपट मारते थे। अरे बाप रे। और सबसे मजे की बात, उनके अपने टीचर साहू सर भी शिकार बन गए। क्या बात कर रही हैं? साहू सर का चश्मा? हाँ, एक बंदर उनका चश्मा ले उड़ा। बड़ी मुश्किल से फिर वो चश्मा वापस मिला। हाँ हाँ, ये किस्सा तो वाकई जबरदस्त है। निधि वन के बंदरों की शरारतें तो सुनी हैं, लेकिन एचओडी साहब का चश्मा ही ले उड़ना। हाँ, लेखक का ये जो फर्स्ट हैंड अनुभव है ना, ये उस जगह की एक बहुत असली और जीती जागती तस्वीर बनाता है। हाँ, ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं रही। सही में ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक जगहों पर भी प्रकृति का अपना एक अलग, थोड़ा नटखट सा रंग होता है। साहू सर तो भूलेंगे नहीं ये। मुझे भी यही लगता है। खैर, निधि वन के बाद ये लोग गए बांके बिहारी मंदिर, और फिर उस मंदिर जिसे लेखक ने अंग्रेज मंदिर कहा है। अंग्रेज मंदिर? शायद इस्कॉन मंदिर होगा। हो सकता है। वहां एक सीन ने लेखक पर काफी असर डाला। एक अंग्रेज कपल था, पति पत्नी, और उनका कोई 6-7 साल का बेटा। वो बच्चा अपनी माँ को केले खिला रहा था और बहुत ही फ्लुएंट, लेखक ने लिखा है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा था। अच्छा। लेखक ने वहां कुछ तस्वीरें भी लीं और फिर सब कमरे पर लौट आए। यात्राओं का ये भी पहलू है। हाँ, हम अनजाने में ही दूसरी संस्कृतियों से लोगों से मिलते हैं। हाँ, लेखक का उस बच्चे को देखना, उसकी भाषा से इम्प्रेस होना, ये दिखाता है कि कैसे यात्राएं हमारे सोचने का दायरा बढ़ाती हैं। ये छोटी सी मुलाकात भी डायरी का हिस्सा बन गई। ये यादगार रही। सही बात है। तो वृंदावन की यादें लेकर अब टीम आगे बढ़ी मथुरा की ओर। मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि। हाँ, वहां से सामान उठाया, मथुरा पहुंचे। पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, फिर एक पुरानी गौशाला गए, और वहां का नजारा थोड़ा अलग था। कैसा? लेखक बताते हैं कि वहां गायों के अलावा घोड़े, हिरण, खरगोश, कबूतर और शुतुरमुर्ग भी थे। शुतुरमुर्ग? जी हाँ। गौशाला में? जी ये हाँ। तो वाकई अलग बात है। हाँ, थोड़ा अजीब है। पर यह दिखाता है कि लेखक ने सिर्फ मेन जगहों को ही नहीं देखा, आसपास भी घूमे हैं उत्सुकता से। बिल्कुल। मथुरा और गोकुल से होते हुए आखिरकार शाम ढलने लगी। करीब 5:30 बजे बस आगरा पहुंच गई। आगरा? हाँ। इंतजार खत्म हुआ। हाँ, लेकिन अब यहाँ माहौल में थोड़ी टेंशन आ गई। टाइम बहुत कम बचा था। ताजमहल का गेट बंद होने वाला था। ओहो। लेखक का अंदाजा था कि बस 10-15 मिनट बचे हैं, तो अब तो भागना ही पड़ेगा। वही हुआ। पूरी टीम टिकट खिड़की की तरफ भागी। मैं सोच सकता हूँ वो सीन। सब भाग रहे हैं। हाँ, भागते भागते टिकट खिड़की पर पहुंचे। 31 टिकटें लेनी थी और एक अच्छी खबर थी, एक टिकट फ्री मिल रही थी। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। कुल 620 रुपए देने थे। कैशियर को दिया 1000 रुपए का नोट। ठीक है। कैशियर ने 620 काटे। वापस कितने करने थे? 380 रुपए। हाँ, 380। लेकिन वो जल्दबाजी, वो एक्साइटमेंट, उफ। लेखक लिखते हैं, हमने 380 रुपए वापस लेने की बजाय सिर्फ 80 रुपए ही वापस लिए, और हमने 300 रुपए वहीं छोड़ दिए, यानी उठाना भूल गए। और वो हमारी फ्री वाली टिकट कहूं तो हमारे लिए महंगी पड़ गई। अरे नहीं, 300 रुपए वहीं काउंटर पे भूला है। हाँ। हाँ। अरे बाप रे, ये तो सचमुच बहुत महंगी पड़ गई वो फ्री टिकट, है ना? पर ये घटना इतनी स्वाभाविक है। वो ताजमहल देखने का उत्साह, टाइम खत्म होने का डर, टिकट लेने की हड़बड़ी, इस सब में ऐसी गलती हो ही जाती है। हाँ, मानवीय भूल। और यही छोटी छोटी गड़बड़ियां, ये अनप्लान्ड पल, यही तो यात्रा की कहानियों को मजेदार बनाते हैं। बाद में इस पे कितनी हंसी आई होगी। ये पैसे खोने से ज्यादा एक किस्सा बन गया यादगार। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, नुकसान हुआ सो हुआ, पर मिशन तो पूरा हुआ। टिकट हाथ में आ गई। हाँ, ये जरूरी था। गेट से अंदर पैर रखते ही लेखक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो लिखते हैं, प्रवेश करते ही हमारा मन आनंदित हो गया
और हमारा ताजमहल देखने का सपना भी पूरा हो गया। आखिरकार वो पला ही गया। हाँ, जिसका इंतजार था वो सामने था। सबसे पहले तो जी भरकर फोटो खींचे सबने। वो तो बनता ही है। फिर जूते जमा करवाए और एक छोटे गेट से ताजमहल के मुख्य मकबरे वाले हिस्से में गए। और अंदर जाते ही एक और सरप्राइज। क्या? लेखक लिखते हैं, ताजमहल के अंदर जाते ही हम ये देखकर हैरान रह गए कि वहां बिल्कुल अंधेरा था। केवल मुमताज यानी अर्जुमंद बानो बेगम की कब्र पर एक लालटेन लगी हुई थी। अच्छा, बिल्कुल अंधेरा, सिर्फ एक लालटेन। हाँ, उन्होंने डायरी में मुमताज महल के बारे में कुछ जानकारी भी नोट की है, जो शायद वहीं पड़ी होगी। जैसे कि वो शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। जन्म अप्रैल 1593 आगरा में ही हुआ था। निधन बुरहानपुर में 17 जून 1631 को हुआ। 14वीं संतान को जन्म देते समय बेटी गौहारा बेगम, और फिर उन्हें आगरा लाकर ताजमहल में दफनाया गया। ये जानकारी जरूरी है। और लेखक का ये देखना कि अंदर सिर्फ अंधेरा और एक लालटेन थी, ये बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग ताजमहल की बाहरी चमक दमक से इतने प्रभावित होते हैं कि अंदर भी वैसी ही रोशनी और सजावट की उम्मीद करते हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन मकबरे का जो मूल उद्देश्य है वो एक स्मारक है, किसी की याद में, किसी की आखिरी आरामगाह। वो अंधेरा, वो शांति, शायद जानबूझकर रखा गया माहौल हो। अच्छा। जो बाहर की दुनिया की चकाचौंध से अलग अंदर आने वाले को एक गंभीर, एक शांत अनुभव दें। ये बाहरी सुंदरता और अंदर की शांति का एक गहरा कॉन्ट्रास्ट है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं इस तरह से। हाँ। तो अंदर का अनुभव तो शांत था, उम्मीद से अलग। लेकिन बाहर आकर ताजमहल की इमारत को जब फिर से देखा तो सब फिर हैरान। लेखक इस बात पर हैरान है कि इतने सालों बाद भी इसकी चमक कैसे वैसी की वैसी है। लिखते हैं, लेकिन हम ताजमहल की चमक को देखकर हैरान रह गए क्योंकि इतने समय से उसकी चमक ज्यों की त्यों थी। और ये सच है। ये कमाल है उस मकराना मार्बल का जो इस्तेमाल हुआ, और उसमें जो कीमती पत्थर जड़े गए हैं उनकी क्वालिटी का। हाँ। और साथ ही ये उसके लगातार रखरखाव, उसके कॉन्जर्वेशन के प्रयासों को भी दिखाता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये कारीगरी, आर्किटेक्चर और संरक्षण विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है। सदियों बाद भी वैसी ही चमक। वाकई लाजवाब है। बिल्कुल। तो करीब 1.5 घंटा उस शानदार जगह पर घूमने के बाद अब जाने का समय आ गया। गेट बंद हो रहे थे, शाम के 7:30 बज चुके थे। समय पूरा हो गया। मन तो नहीं कर रहा था निकलने का। लेखक ने लिखा भी है, हमारा तो मन कर रहा था कि बाहर ही ना निकले, लेकिन कर भी क्या सकते थे, बाहर आना पड़ा। होता है, अच्छी जगहों से जाने का मन नहीं करता। हाँ, जाते जाते लेखक ने यादगार के तौर पर कुछ खरीदा भी। एक छोटा सा ताजमहल का मॉडल। हाँ, वो तो जरूरी है। और एक डिब्बी खरीदी जिसमें उन्होंने लिखा है लेडीज टॉप्स थे। शायद झुमके या इयररिंग्स होंगे। हाँ, शायद वही होंगे, यादगार के तौर पर। आगरा में रात कहाँ गुजारी? गुरुद्वारा गुरु का ताल में। अच्छा, गुरुद्वारे में रुके? हाँ, ये भी एक अच्छा अनुभव रहा होगा। अगली सुबह गुरुद्वारे में लंगर छका, प्रसाद लिया और फिर घर वापसी का सफर शुरू। रास्ते में लेखक कुरुक्षेत्र में ही उतर गए क्योंकि उन्हें वहां से जींद की बस लेनी थी। अच्छा, उनका घर उस तरफ था। हाँ, और अंत में वो लिखते हैं कि वो खुशी से घर पहुंच गया। एक सफल यात्रा का सुखद अंत। बहुत बढ़िया। तो इस डायरी ने हमें वाकई एक कॉलेज टूर का पूरा एहसास करा दिया। दोस्तों का वो जोश, वो बेफिक्री, हाँ, रास्ते की वो छोटी बड़ी परेशानियां, कभी महंगा खाना, कभी बस का खराब हो जाना, कितना असली लगा सब। बिल्कुल। फिर वृंदावन के वो पल, शरारती बंदर, वो अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा, हाँ, चश्मे वाला किस्सा, और मथुरा की झलकियां, और सबसे बढ़कर आगरा पहुंचने की वो दौड़, ताजमहल को पहली बार देखना, और हाँ, वो 300 रुपए वाले टिकट काउंटर का किस्सा। वो तो हाईलाइट था। सचमुच ये डायरी एक आईने की तरह है। ये दिखाती है कि यात्राएं सिर्फ जगह देखना नहीं होती। सही। ये अनुभव लेना है, सीखना है, दोस्ती निभाना है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से निपटना है। ये सब एक प्रैक्टिकल लेसन है। हाँ, जिंदगी का सबक। और सबसे जरूरी, ये वो कहानियां बनाती हैं जो जिंदगी भर याद रहती हैं। लेखक की ईमानदारी देखिए, छोटी से छोटी बात, खाने का दाम, बस का टाइम, कौन से जानवर देखे, यहां तक कि पैसे भूलने जैसी बात भी, सब बेझिझक लिखा है। हाँ,
यही बात इसे खास बनाती है। यही बारीकियां इसे इतना सच्चा, इतना रिलेटेबल बनाती हैं। और जाते जाते ये डायरी मेरे मन में एक सवाल छोड़ गई है। क्या? जैसे लेखक ने वो टिकट काउंटर पर पैसे भूलने वाली घटना लिखी, तो मैं सोच रही थी क्या अक्सर यात्राओं की ऐसी ही छोटी मोटी भूलें या थोड़ी बहुत परेशानियां या वो जो अनप्लान्ड चीजें हो जाती हैं, क्या वही उन्हें सबसे ज्यादा यादगार नहीं बना देती? ये सोचने वाली बात है। शायद वो परफेक्ट न होना ही कहानी को ज्यादा दिलचस्प बनाता है, दूसरों को सुनाने लायक बनाता है। बिल्कुल मुमकिन है। शायद परफेक्शन बोरिंग होता है और ये इम्परफेक्शन ही जिंदगी का और यात्राओं का असली मजा है। इस पर सोचना चाहिए।